नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 13 जनवरी 2017 को बेंगलुरु में एक हॉस्पिटल है, सप्तगिरी हॉस्पिटल। सप्तगिरी अस्पताल में एक महिला एक घायल अवस्था में व्यक्ति को लेकर पहुंचती है और जब डॉक्टर उसको देखते हैं तो डॉक्टर जो है वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं और इसके बाद वो महिला उस व्यक्ति को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाती है। अब डॉक्टर्स को जो है वो बहुत अटपटा सा लगता है और वो साथ के साथ ही पुलिस स्टेशन कॉल कर देते हैं और कॉल करके बताते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो घायल अवस्था में आया था, लेकिन उसकी हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही मौत हो जाती है। पुलिस जाने की तैयारी ही कर रही थी कि इतने में एक बाप और बेटा अस्पताल में पहुँचते हैं और अस्पताल में पहुँचने के बाद देखती है पुलिस की बेटे के हाथ में जो है वो गन है। अब बेटा जो है वो कह रहा था कि मैंने हत्या की है और उधर फादर जो है, फादर कहता है कि बेटा मुझे बचाने के लिए अपने ऊपर इल्जाम ले रहा है, लेकिन हत्या मैंने की है। इन्हीं सब चीज़ों में पुलिस उलझी हुई थी और जो शख्स पहुंचे हुए थे पुलिस उनसे अनजान नहीं थे, क्योंकि वो सोशल वर्कर थे। कृष्ण गोपाल और उनका बेटा राजेश दोनों जब वहां पर पहुंचते हैं तो पुलिस देखती है। जब पुलिस उन दोनों से पूछती है तो राजेश कहता है कि मैंने एडवोकेट अमित की हत्या की है, लेकिन पिता कहता है कि नहीं, ये मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। एडवोकेट अमित की हत्या जो है वो मैंने की है। पुलिस इसी उलझन में थी। अब पुलिस को भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये केस है क्या, किसने किसकी हत्या की है और आखिर हत्या की है तो किसकी की है। अब पुलिस समझ जाती है कि जो सप्तगिरी हॉस्पिटल में डेड बॉडी है वो एडवोकेट अमित की ही है, लेकिन उसको ले जाने वाला वहां पर कौन था और उसके बाद वो महिला कौन थी जो उसको लेकर गई थी, और इसके साथ ही फिर उस डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर वो महिला कहाँ गायब हो गई। ये बहुत सारे सवाल थे जिनको पुलिस ने सुलझाना था। कैसे सुलझे ये सवाल, पुलिस ने कैसे इन सवालों को सुलझाया और कौन थी वो महिला और क्या था इस मर्डर केस का रहस्य, इन सब चीज़ों पर आज हम जानेंगे सिलसिलेवार। तो वारदात में जुड़े रहिए लास्ट तक। वारदात शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही अगर आपकी वारदात के बारे में कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं 2004 से। 2004 में शुरुआत करते हैं इस केस की अहम किरदार श्रुति गौड़ से, जिसने 2004 में बीए की परीक्षा पास की और इसके बाद उसकी शादी हो जाती है राजेश नाम के व्यक्ति से, जो कि कृष्ण गोपाल जो है वो सोशल वर्कर हैं, उनके बेटे के साथ बेंगलुरु शहर में। अब श्रुति के बारे में अगर बताएं तो श्रुति बेहद इंटेलिजेंट, जिसने 10th की परीक्षा पास की विद 94%। उस समय पर 94%, वो भी उस समय की पढ़ाई के साथ बहुत बड़ी बात थी, जहाँ पर लड़कियों के लिए इतना स्कोप नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी श्रुति जो है वो पढ़ने में बेहद इंटेलिजेंट। बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा देती है कि उसकी शादी तय हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है। इसके बाद जो उसकी पढ़ाई है, पढ़ाई में थोड़ा सा स्टॉप लगता है। 2005 में वो एक बेटी को जन्म देती है और इसके बाद फिर वो अपनी पढ़ाई जो है वो दोबारा से कंटिन्यू करती है और इसके साथ ही मास्टर डिग्री हासिल करती है। और मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद ही मास्टर डिग्री हासिल करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका हस्बैंड है राजेश, वो भी बेरोजगार था, उसकी भी कोई नौकरी नहीं थी। खर्चा जो था वो, चाहे वो राजेश का पर्सनल खर्चा हो, चाहे वो श्रुति का खर्चा हो और चाहे वो कृष्ण गोपाल के घर का खर्चा हो, वो सारा का सारा कृष्ण गोपाल की इनकम से ही चलता था। चूँकि नामी इंसान थे तो इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बात वही आती है कि बेटा इतनी उम्र का होने के बाद भी बेरोजगार था और इस वजह से राजेश जो है वो अक्सर श्रुति के साथ झगड़ा करता रहता है। एमए की डिग्री लेने के बाद 2011 में श्रुति जो है वो फिर एक बेटी को जन्म देती है। जब बेटी को जन्म देती है तो राजेश फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लग जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे एक बेटा नहीं दे सकी, और इसके बाद हमेशा उनके बीच में झगड़ा रहता है। उनकी जो घर गृहस्थी थी, उनकी जो दाम्पत्य जीवन था वो सही नहीं चल रहा था, हमेशा उनके बीच में झगड़ा रहता है, लेकिन श्रुति जो है वो हार नहीं मानती। इसके बाद श्रुति जो है एक परीक्षा में बैठती है और परीक्षा में बैठने के बाद वो परीक्षा पास भी करती है और इसके बाद बसबन हल्ली जो गाँव है वहाँ पर एज अ पंचायत विकास अधिकारी के तौर पर नियुक्त होती है। पढ़ने लिखने में तो तेज तर्रार थी ही, साथ ही साथ
उसको एक अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बनाने का भी शौक था, और इसलिए वो उस परीक्षा में बैठती भी है और पास भी होती है, और एज अ BDO वो नियुक्त होती है। अब उसके बाद वो अपनी जॉब भी संभालती है, घर गृहस्थी भी संभालती है। लेकिन कहीं ना कहीं राजेश के साथ उसकी जो दाम्पत्य जीवन है वो सही नहीं चलता है। अब राजेश जो है वो श्रुति की जो भी सैलरी थी वो सैलरी जो है वो पूरी खर्च कर देता है। साथ के साथ ही वो श्रुति पर दबाव डालता है कि जो उसकी पैतृक संपत्ति है, जो उसके पिताजी की संपत्ति है, उस पिताजी की संपत्ति में भी वो अपना हक जताए और वो अपना हिस्सा मांगे, जिस पर श्रुति मना करती है। और इसी दौरान उन दोनों के बीच में इन्हीं सब मैटर्स को लेकर झगड़ा चलने लग जाता है। धीरे धीरे करते हुए टाइम जो है वो 2016 आ जाता है। 2016 स्टार्टिंग में श्रुति की मुलाकात एडवोकेट अमित से होती है। अब एडवोकेट अमित के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेहद ही इंटेलिजेंट इंसान, जिसने ग्रेजुएशन इंडिया से किया। इंडिया से ग्रेजुएशन करने के बाद बेंगलुरु का लॉ कॉलेज है KLE लॉ कॉलेज, KLE लॉ कॉलेज से लॉ किया और उसके बाद स्कॉटलैंड में जाके अपनी पढ़ाई पूरी की। और इसके बाद वहाँ से वापस आने के बाद में वो बेंगलुरु में अपनी इंडिपेंडेंट जो प्रैक्टिस होती है लॉ की वो करने लग गए। इन बिटवीन उनकी शादी जो है वो रंजीता नाम की लड़की से होती है और इसके बाद वो एक बेटे को जन्म भी देती है। उनके भाई दाम्पत्य जीवन जो है वो बहुत सुखी चल रहा था। लेकिन 2016 में श्रुति जो है वो किसी काम के सिलसिले में, चूंकि होता क्या है कि जो एज अ BDO वो काम करती है, तो जो पब्लिक है, पब्लिक की जो विलेजर्स हैं, विलेजर्स के लिए कई बार ऐसे होता है कि उनके कुछ केसेस के लिए, उनकी कुछ भलाई के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। और इसी दौरान श्रुति की जो मुलाकात है वो अमित से होती है। अमित बहुत बार श्रुति की मदद करते हैं गांव वालों को हेल्प करने के लिए, और इसी दौरान उन दोनों के बीच में व्हाट्सएप के थ्रू चैटिंग होने लग जाती है और ये चैटिंग जो है वो दोस्ती में तब्दील हो जाती है। अब चूंकि कहीं ना कहीं राजेश की तरफ से श्रुति के लिए बिहेवियर सही नहीं था, तो कहीं ना कहीं एक अकेलापन श्रुति में भी था, और इसी के चलते जब अमित का एक केयरिंग बिहेवियर वो देखती है तो वो अमित से अट्रैक्ट हो जाती है। और इसके बाद अमित और श्रुति दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों की जो लाइफ है वो भी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 2016 के एंड में ही, नवंबर 2016 में, जो अमित की वाइफ है रंजीता को शक होता है श्रुति और अमित के बारे में। अब उसको जब शक होता है तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसको मिलती हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं जो उसको मिलते हैं। अब वो क्या करती है कि श्रुति के हस्बैंड को फेसबुक पर सर्च करती है और उसके बाद वो फेसबुक पर ही राजेश से कांटेक्ट करती है, और उसके बाद जो चीज़ें उसको मिली थी वो चीज़ें वो राजेश के साथ शेयर करती है। जब राजेश को ये बात पता लगती है तो वो श्रुति के साथ बात करता है, और बात नहीं करता, लड़ाई भी करता है, और इसके बाद वो अपने घर में भी इस बारे में बात करता है। जब श्रुति को लगता है कि अब उसके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है तो वो राजेश से प्रॉमिस करती है कि अब वो अमित के साथ नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि अमित के साथ उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर था, कहीं ना कहीं एक केयरिंग बिहेवियर जो है अमित का, वो श्रुति को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, और यही कारण था कि उसने राजेश से प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन वो अमित से मिलना नहीं छोड़ पाई। अब उन्होंने क्या किया कि जिस जगह पर वो मिलते थे उन्होंने उस जगह पर मिलना बंद कर दिया। अब उन्होंने अपनी नई जगह चुन ली, नई जगह पर मिलना शुरू कर दिया। बातों में एक प्राइवेसी मेंटेन कर दी, लेकिन राजेश को शक अभी भी था, और इसी के चलते राजेश ने क्या किया कि राजेश ने जो श्रुति की कार है, स्विफ्ट कार, उसमें GPS ट्रैकर लगवा दिया बिना श्रुति को बताए। और इसके बाद वो मौके की फिराक में होता है कि कभी ना कभी श्रुति अमित से जरूर मिलती, क्योंकि उसको ये शक था कि श्रुति जो है वो अमित से अभी भी मिलती है। अब बात आती है 13 दिसंबर 2017 की। 13 दिसंबर 2017 को श्रुति जो है वो राजेश से कहकर निकलती है कि वो एक मीटिंग में जा रही है और उसको आने में देर हो जाएगी। राजेश को कहीं ना कहीं शक था, तो जैसे ही श्रुति निकलती है और थोड़ी दूर पर जाती है तो राजेश जो है वो GPS ट्रैकर से ट्रैक करना शुरू कर देता है और देखता है कि श्रुति ने जिस जगह पर मीटिंग के लिए बोला था वो उस जगह पर उसकी गाड़ी ना जाके किसी और ही ट्रैक पर जा रही है। राजेश को शक होता है, वो अपनी गाड़ी निकालता है और ड्राइवर से उस जगह पर जाने के लिए कहता है। जो कृष्ण गोपाल है, कृष्ण गोपाल को कहीं ना कहीं शक होता है अपने बेटे पर, तो इसलिए वो भी गाड़ी में बैठ जाते हैं और इसके बाद वो गाड़ी जो है वो श्रुति की गाड़ी को ट्रैक करने लग जाती है। अब इसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद उनको पता चलता है कि श्रुति की जो गाड़ी है वो आचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के पास खड़ी है। अब राजेश जो अपने ड्राइवर को बोलता है कि आचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के पास लेकर चलो। जब वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो श्रुति की कार है, स्विफ्ट कार, वो वहाँ पर खड़ी हुई है। वो गाड़ी से उतरते हैं और जब कार की तरफ जाते हैं
तो देखते हैं कि श्रुति के साथ अमित भी कार में बैठा हुआ है। अब राजेश जो है वो गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि गाड़ी का दरवाजा खोलो। श्रुति जो है वो गाड़ी का डोर ओपन नहीं करती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी का डोर ओपन होता है, राजेश अपनी जो लाइसेंस गन थी उस गन को श्रुति पर तान देता है। अब जब अमित ये चीज़ देखता है तो अमित बीच बचाव करता है और राजेश की जो गन है वो छीनने की कोशिश करता है और बात करने की कोशिश करता है। राजेश इतने गुस्से में था कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने गन जो है वो श्रुति की साइड ना करके राजेश की तरफ तान दी और उसके सीने में 2 गोलियां दाग दी। अब जब ये चीज़ देखते हैं और अमित जो है वो वहीं पर मौका वारदात पर गिर पड़ता है, तो इसके बाद जो कृष्ण गोपाल श्रुति को कहते हैं कि तुम अमित को लेकर हॉस्पिटल जाओ, हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। श्रुति आनन फानन में अमित को उठाती है, को गाड़ी में रखवाती है और उसके बाद सप्तगिरी हॉस्पिटल की तरफ चलती है, जो कि वहाँ से सबसे पास हॉस्पिटल था। जब सप्तगिरी हॉस्पिटल में लेकर जाती है और अंदर लेकर जाते हैं तो डॉक्टर जब जांच करते हैं तो पता चलता है अमित की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। जब ये बात श्रुति सुनती है तो श्रुति उस अमित को वहीं पर छोड़कर और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ से जाने के बाद होटल राजविस्ता है, राजविस्ता में वो एक रूम लेती है। रूम में जाती है और अपने घर वालों को फ़ोन करती है और घर वालों को फ़ोन करके बताती है कि वो मुसीबत में है और उसके बचने के चांसेस नहीं हैं। और इस तरीके से राजेश ने जो है एक मर्डर कर दिया है अमित का। और अब मुझे पता है कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा और इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। वो लोकेशन बताती है। जब तक घर वाले उस लोकेशन पर पहुँचते हैं तब तक श्रुति जो है वो पंखे से लटक कर अपनी जान दे देती है। यहाँ पर पुलिस जो है वो अमित की जो है वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इन्वेस्टिगेशन चलती है, राजेश के जो ड्राइवर है उसका बयान लिया जाता है और इस तरीके से केस जो है वो प्रोसेस में लेकर आया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सेस ब्लड लॉस और गोली लगने से मौत जो है वो पुख्ता होती है। इसके बाद बात आती है कि मर्डर किया किसने, क्योंकि कृष्ण गोपाल जो है वो खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने मर्डर किया है। यहाँ पर जो राजेश है वो कहता है कि उसने मर्डर किया है। अब पुलिस क्या करती है, सूझबूझ दिखाती है और वो एक काम करती है कि वो कृष्ण गोपाल को गन देती है और कहती है एक काम करो, निशाना लगा कर दिखा। लेकिन जैसे ही कृष्ण गोपाल गन उठाते हैं उनके हाथ कांपने लग जाते हैं। तो पुलिस को ये समझ में आने लग जाता है कि कृष्ण गोपाल जो है वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ में ही राजेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस हिरासत में भेज दिया जाता है। अब इसके बाद चार्जशीट फाइल होती है। पोस्टमार्टम के बाद अमित की जो डेड बॉडी है वो उनके घर वालों को सौंप दी जाती है और यहाँ पर जो श्रुति है, श्रुति का भी पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी जो है वो कृष्ण गोपाल जो है वो लेने से मना कर देते हैं। तो उनके मायके वालों को, श्रुति के मायके वालों को वो डेड बॉडी सौंप दी जाती है। इसके बाद राजेश को हिरासत में भेज दिया जाता है और इसके बाद केस जो है वो कोर्ट में चलने लग जाता है। लास्ट अपडेट अभी का यही है कि 15 नवंबर 2023 को राजेश को बेंगलुरु जिला अदालत उम्र कैद की सजा सुनाती है और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी बताती है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने को कहती है। और इसके साथ ही पता ये भी चलता है कि जो राजेश के पिता हैं कृष्ण गोपाल गौड़, उनकी जो है वो कोविड के चलते, चूंकि एज भी उनकी 80 साल थी, तो कोविड के चलते उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके से 2 हंसते खेलते परिवारों का अंत हो जाता है और कहीं ना कहीं नाजायज रिश्तों के चलते 2 जिंदगियां जो है वो बर्बाद हो जाती हैं। और 2 जिंदगियां बर्बाद नहीं होती हैं, यहाँ राजेश के बच्चे अनाथ हो जाते हैं, दोनों बेटियां अनाथ हो जाती हैं। वहाँ पर जो अमित का बेटा बिना पिता के हो जाता है। तो इस तरीके से 2 परिवार एक तरह से तहस नहस हो जाते हैं। लेकिन हकीकत बात यही होती है कि गुस्से से कभी कोई हल नहीं निकलता। बात तो वही आती है कि जब अगर ऐसी कोई सिचुएशन थी तो श्रुति को राजेश के साथ तलाक ले लेना चाहिए था। तलाक लेकर फिर अपनी ज़िंदगी आगे कर सकते थे। और अगर ऐसी ही चीज़ें थी, अमित को अगर श्रुति के साथ ही अट्रैक्शन था या प्यार था, जो भी था, तो उसको रंजीता के साथ तलाक ले लेना चाहिए था, ताकि बाकी सबकी ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी तो चलती और श्रुति और अमित की भी ज़िंदगी हंसी खुशी चलती, लेकिन अंजाम इतना भयानक नहीं होता। तो ये था दोस्तों एक प्रेम कहानी का अंजाम, नाजायज रिश्तों का अंजाम। तो आज के लिए वारदात इतनी ही। मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।